हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 के पुस्तक अतीत से वर्तमान अध्याय 1 कब कहां और कैसे भाग 2। तो आइए अध्याय 1 के शेष बचे भाग को देख लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं इतिहास को जानिए। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि इतिहासकार इतिहास को जानने के लिए जिन स्रोत अथवा साधनों का प्रयोग करते हैं उसे ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। कक्षा 6 एवं कक्षा 7 में आपने ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पढ़ा था, तो आप स्मरण करें। प्राचीन काल एवं मध्यकाल के स्रोत तो प्रायः एक ही थे, लेकिन प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में स्रोत की संख्या काफी अधिक हो गई। आपने देखा कि पुराने प्रकार के स्रोतों के अतिरिक्त मध्यकाल में कुछ नए स्रोत भी सामने आए। आगे आप पाएंगे कि आधुनिक काल में इन स्रोतों की संख्या एवं विविधता में और भी वृद्धि हुई। ऐसा क्यों हुआ, तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। 7वीं कक्षा में आपने पढ़ा था कि 19वीं सदी से पहले के सालों में छापाखाने नहीं थे। लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। बाद में 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक के माध्यम से सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेज की नई प्रतियां बनाई जाने लगी। इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियों को आप आज भी अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में देख सकते हैं। अभिलेखागारों में सरकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। इन दस्तावेजों में सरकार की योजनाओं एवं कर से संबंधित दस्तावेज, पुलिस एवं सीआईडी रिपोर्ट, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों के रिकॉर्ड, विभिन्न कमीशनों के रिकॉर्ड आदि शामिल होते हैं। आज भी हर जिले में एक एक रिकॉर्ड रूम होते हैं, इन्हें आप भी देख सकते हैं। इनके अतिरिक्त तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, रेट, कमिश्नर के दफ्तर, कचहरी आदि के रिकॉर्ड रूम भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह पुस्तकालयों में वर्षों पहले के पुराने अखबार, व्यक्तिगत पत्र, डायरियां, निजी दस्तावेज आदि चीजें सुरक्षित रखी जाती हैं। महान व्यक्तियों के जीवन एवं आत्मकथा भी इतिहास के अध्ययन में उपयोगी साबित हुए हैं। इन पुस्तकों से हम उन व्यक्तियों के बारे में विशेष जानकारी मिलती है जिन्होंने राजनीति, प्रशासन एवं समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। साथ ही इन पुस्तकों से हमें उस समय के समाज में हो रहे विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में पता चलता है। अपने देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू स्मारक पुस्तकालय एवं पटना स्थित सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, बिहार राज्य अभिलेखागार जैसी संस्थाओं में आप जाकर इन सामग्रियों का अध्ययन कर सकते हैं। इधर हाल के दिनों में पिछली पीढ़ी के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भाषण, साक्षात्कार एवं स्मृतियों के रिकॉर्ड रखने की परंपरा भी कुछ संग्रहालयों में शुरू की गई है। 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे देश का मानचित्र तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय फसलों का पता लगाया जाता था। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। आज ये सारे सर्वेक्षण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत साबित हो रहे हैं। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनका धर्म, जाति, व्यवसाय, शैक्षणिक स्तर आदि के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं। इन जानकारियों के आधार पर उनके बेहतरी के लिए भावी योजनाएं तैयार की जाती हैं। इन सारे ऐतिहासिक स्रोतों के अलावे एक आम अनपढ़ आदमी, आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब क्या सोचते थे, उनके अनुभव क्या थे, इसे जानने के लिए हम लोगों को अभी और कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें उस समय के कवियों और उपन्यासकारों की रचनाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें, यात्रियों के संस्मरण आदि चीज़ों को टटोलना होगा। आपने महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के बारे में अवश्य सुना होगा। इनकी कई रचनाएं जैसे गबन, गोदान, कफन ने एक सामान्य आदमी की परिस्थितियों का जिक्र है। इनकी रचनाओं में तत्कालीन समाज की तस्वीर भी देखने को मिलती है। कुछ लोग कहानियों, उपन्यास एवं ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित फिल्म भी बनाते हैं। इन फिल्मों के माध्यम से हम मनोरंजन के रूप में अतीत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था।
भारत में इसका इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का फोटो उपलब्ध है। वह पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसकी फोटो कैमरे से खींची गई थी। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं के फोटो बहुत उपयोगी साबित होते हैं। तो आपने सभी अभी तक ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जाना। आइए कुछ ऐतिहासिक स्रोत के विभिन्न समाचार पत्रों, सीआईडी रिपोर्ट एवं पत्र के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ जो ऊपर में हम तस्वीर देख रहे हैं वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू का बिहार दौरा। 30,000 लोग छपरा में एकत्रित हुए। यह एक प्रमुख अखबार का तस्वीर है। नीचे जो हम देख रहे हैं वह है सीआईडी विभाग का रिपोर्ट 1930 मेमो नंबर 3639 हिंदी अनुवाद। यहाँ जो ऊपर में हम देख रहे हैं वह कांग्रेस के झंडे के तले बिहार संघर्ष के लिए तैयार, एक प्रमुख अखबार का न्यूज। नीचे जो हम देख रहे हैं वह है बिहार में सत्याग्रह पूरे उबाल पर 11 चौकीदार और एक दफादार ने अंग्रेजी सेवा से त्यागपत्र दिया। यह भी अखबार का एक तस्वीर है। यहाँ भी हम विभिन्न समाचार पत्रों में छपे समाचारों में आप समानता देखते हैं। यहाँ भी हस्तलिखित समाचार हम देख रहे हैं। बिहार सत्याग्रह समाचार। यहाँ जो हम देख रहे हैं यह वायसराय के नाम गांधी जी का पत्र है। तो आइए अब देखते हैं समय के साथ परिवर्तन। कक्षा 7 में हम लोगों ने पढ़ा था कि समय के साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ, कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाओं एवं जीवन शैली के संदर्भ में होते रहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव सम्मिलित है। इनमें भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य के अभिन्न अंग थे। म्यांमार जो कि तत्कालीन बर्मा है तथा श्रीलंका जो कि तत्कालीन सिलोन भी 1937 ईस्वी तक अंग्रेजों के एशियाई साम्राज्य के अंग थे। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश हिंदुस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया। बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब एवं पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चले गए। बाद में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र देश बना। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे। 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित किया गया। 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दोनों को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। पुनः 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से उसके दक्षिणी पठारी क्षेत्र को अलग कर पृथक झारखंड राज्य गठित किया गया। यहाँ जो हम तस्वीर अथवा मानचित्र देख रहे हैं वह विभाजन के पूर्व बिहार का मानचित्र है। यहाँ जो हम मानचित्र देख रहे हैं वह आजादी के पहले का भारत है। तो आइए अंत में हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। पहला, पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक धन कमाना। दूसरा, 15वीं शताब्दी में यूरोप में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। तीसरा, मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। चौथा, अभिलेखागारों में सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है। पांचवा, समय के साथ देश और राज्य की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। छठा, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। सातवां, कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की। आठवां, वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 ईस्वी में की। नौवां,
सैनिक अथवा अन्य तरीकों से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपना अधीन करना, अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। 10वां, 1750 ईस्वी के बाद का काल आधुनिक काल कहलाता है। 11वां, जब कोई देश पर कोई दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। 12वां, 1912 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दोनों को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। 13वां, नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।